अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान सुलेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी ई चपाल नामी सीरीज़ है सोशल मीडिया पे, जिसमें मैं मुख्तलिफ प्रोफेशनल का से छोटा सा इंटरव्यू करता हूं और उस इंटरव्यू के दौरान उनसे मालूमात हासिल करने की कोशिश करता हूं कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन कैसे हासिल की और एजुकेशन हासिल करने के बाद जो प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहे हैं उनसे अपनी ज़ात को तो फ़ायदा हो रहा है, उससे कम्युनिटी को कितना फ़ायदा हो रहा है। और आज की जो हमारी ई चपाल सीरीज़ है ये लॉ से रिलेटेड है। आज हमारे जो गेस्ट हैं फ़र्रख महमूद सुलेरिया, जो कि बहुत रिनाउंड कॉर्पोरेट लॉ है, कोई महम 4 दहाइयों से 4.5 दहाइयों से इस पेशे के साथ मुंसलिक है। उनसे जानने की मैं कोशिश करूंगा कि उन्होंने अपनी लॉ की एजुकेशन कैसे हासिल की, कैसे इस तरफ आए और आगे उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है और यंग ग्रेजुएट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे। तो हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़र्रुख साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है जी, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया है। सबसे पहले तो जो इंट्रोडक्शन है मैं चाहूँगा कि आप खुद ही अपना करवा दें कि आप फ़र्रख महमूद सुलेरिया क्या है बज़ाते खुद। नाम तो मेरा आपने खुद ही बता दिया है, फ़र्रख महमूद सुलेरिया। सुलेरिया ट्राइब से मेरा ताल्लुक़ है। डिस्ट्रिक्ट साबका जो है वो नारोवाल है, सेटल्ड एट गुजरावाला हूँ। 1970 में मैंने लॉ का एग्ज़ाम पास किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से। उस वक़्त ये इस्लामिया कॉलेज या दूसरे कोई प्राइवेट लॉ कॉलेजेस नहीं हुआ करते थे, सिर्फ एक ही पंजाब में लॉ कॉलेज था और वो था पंजाब यूनिवर्सिटी का लॉ कॉलेज। इससे पहले जब ग्रेजुएशन की तो ग्रेजुएशन के बाद मेरे एक कज़न थे जो कि वकील थे। मैं उनके पास कुछ अर्सा रहा तो मैंने वकीलों को जो इनकी यूनिफॉर्म देखता था ना, और फिर कभी कभी उनके पास मैं कचहरी जाया करता था, तो उस माहौल को देख के मैं मुतासर हो गया। मुझे उन्होंने जो ही सजेस्ट किया कि लॉ कर लें ग्रेजुएशन के बाद, तो मैंने लॉ कॉलेज जो यूनिवर्सिटी का है लाहौर में, वहाँ पे एडमिशन ले लिया। 2 साल का कोर्स हुआ करता था। 68 में मैंने एडमिशन लिया, 70 में लॉ करके मैं फ़ारिग हो गया। जो लाइसेंस वकालत का है वो साहिवाल उस वक़्त मंटगोमरी कहलाता था, वहाँ एक सीनियर एडवोकेट के साथ अटैच होके लाइसेंस हासिल किया। उसके फ़ौरन बाद मुझे गुजरावाला में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि गुजरावाला में वालिद साहब सर्विस में होते थे। उनकी अचानक ट्रांसफ़र हो गई यहाँ से पत्तों की। तो पत्तों की में कोई कॉलेज नहीं थे, छोटे बहन भाई यहाँ पे कॉलेजों में मुख्तलिफ़ कॉलेज में पढ़ते थे, इसलिए मुझे यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा। यहाँ पे जब मैं आ गया तो लॉ के सिलसिले में यहाँ सिरे से वाकफियत नहीं थी। गुजरावाला ना मेरा आबाई शहर था, ना यहाँ की मेरी एजुकेशन थी, ना मेरे अदरवाइज़ कोई तल्लुकात थे। ऑल ऑफ अ सडन साहिवाल से मुझे इधर आना पड़ा। तो यहाँ जो सीनियर वकील थे एक मेरे, जिनके साथ मेरी अटैचमेंट हुई, उनका नाम है चौई सरदार खान। उन्होंने 1930 में वकालत शुरू की थी, इस पेशे को अडॉप्ट किया था प्री पार्टीशन। 1980 तक वो वकालत में रहे। मैं 71 में उनके पास आया। सिविल साइड के वो वकील थे, लीडिंग लॉयर थे गुजरावाला डिवीज़न के, वो सिविल साइड पे। तो मैंने भी उनके चूँकि शागिर्दी में आ गया। सिरे से वाकफियत इधर नहीं थी, रिश्तेदारी कोई नहीं थी, तल्लकदारी कोई नहीं थी, तो मैं उनके पास 7 साल तक बतौर जूनियर मैंने काम किया है। इब्तदाई काम जो है वो मैंने, उनके जो मुंशी थे वो उनके पास 1933 में आए थे। 1930 में उन्होंने ख़ुद वकालत शुरू की थी। मुंशी उनके पास 1933 से था। तो एक्चुअली जो स्टार्ट था वो तो फिर मुंशी की मतहती में शुरू हो गया। लिखने पढ़ने का काम हाथ से, ये ना कंप्यूटर होते थे ना फोटोस्टेट मशीन होती थी। जो अदालत की फ़ाइल है उसको भी एग्ज़ामिन करने के लिए अपने हाथ से सारी नकल तैयार करते थे, और जो ही वो नकलें तैयार करते थे अपने हाथ से वो सारी फ़ाइल की, तो उससे केस की तैयारी भी हो जाती थी। बहरहाल वो 7 साल उनके साथ मैंने जूनियरशिप के तौर पे काटे। उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट हो गया। जो ही मैं इंडिपेंडेंट हुआ 78-9 में, तो फिर एक दिमाग में ख्याल आया कि ये गुजरावाला शहर मेरा आबाई शहर तो नहीं, मैं तो बिलोंग करता हूँ नारोवाल से या डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से, पुराना जो तल्लक है सारे का सारा। तो दिमाग में ख्याल ये आया कि चूँकि यहाँ पे रहना है, यहाँ के लोगों का बर्ताव मेरे साथ कैसा होगा, तो मैंने अपने लिए
इलेक्शन प्रपोज कर लिया कि गुजरांवाला बार का इलेक्शन कंटेस्ट करता हूँ, पता चल जाएगा कि कौन दोस्त मेरे साथ है और किस तरह का मेरे साथ बर्ताव करती है। सेक्रेटरी का, जनरल सेक्रेटरी गुजरांवाला बार का मैंने 81 में अपने आप को प्रपोज कर लिया कैंडिडेट, और वो कंटेस्ट किया। अल्लाह का ख़ास फजल हुआ कि मेरे बिलमुकाबल 2 कैंडिडेट थे, उन दोनों के वोट मिला के भी मेरे वोट उनसे कहीं ज़्यादा थे। उनके दोनों के इकट्ठे करें तब भी मेरे ज़्यादा थे। तो ये पहली मेरी कामयाबी हुई 81 में। गुजरांवाला बार का डिवीजनल हेडक्वार्टर तो नहीं था उस वक़्त, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था। तो मेरा बहरहाल मुझे मिल गया ये चांस कि मैंने वकला के साथ फिर इंटरेक्शन शुरू हो गया। 83 में आ गए पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन, उसके फ़ौरन बाद ही 81-82 में सेक्रेटरी था। तो वो चूँकि डिवीजनल लेवल पे होते थे, गुजरांवाला डिवीज़न के वोट हमने लेने थे। तो मेरा चूँकि बुनियादी तल्लक नारोवाल से था, तो मैंने फिर ये भी इरादा कर लिया, सियालकोट से भी अजीज़ व अक़ारब थे, कि ये इलेक्शन भी कंटेस्ट करते हैं, पूरे डिवीज़न में एक लिंक बन जाएगा। तो 83 में पंजाब बार काउंसिल का पहला इलेक्शन कंटेस्ट किया। अल्लाह के फजल से ख़ुसूसी यानी कि अल्लाह का करम हुआ कि गुजरांवाला में मैं नंबर 1 पे आ गया। यानी कि पोजीशन मेरी 2 सीटें होती थी, एक मैं इलेक्ट हुआ, एक महमूद बशीर वरक साहब वो मेरे साथ इलेक्ट हुए। ये 83 की बात है। 5 साल का ये पर अरसा था। 88 में दोबारा इलेक्शंस आ गए पंजाब बार काउंसिल के। फिर दोस्तों ने कहा कि यार अगर कंटेस्ट करना है तो कर लो। मेरे भी दिल के अंदर ख्वाहिश थी, दोस्तों के ज़्यादा मजबूरी नहीं थी, मुझे अपने अंदर ख्वाहिश थी। मैंने दोबारा 88 का इलेक्शन कंटेस्ट किया, अल्लाह ताला ने फिर कामयाबी दे दी। वो दूसरा इलेक्शन 88 से 93 तक था। उसमें 1 साल की पंजाब बार काउंसिल ने एक्सटेंशन कर ली। वो 94 में तीसरा इलेक्शन हुआ, तो वो भी मैंने कंटेस्ट किया। इस दौरान 91 में मैंने प्रेसिडेंट गुजरांवाला बार का इलेक्शन कंटेस्ट कर लिया, वो भी अल्लाह ताला ने कामयाबी दे दी 91-92 में। और 92-93 का फिर दोबारा रिपीट किया, दोबारा फिर कामयाबी हो गई। तीसरी दफ़ा भी कम्पीट करना चाहता था, लेकिन ये हुआ कि 93 के एंड पे मुझे अक्टूबर में, मुझे जहाँ तक याद है कि मेरे गुर्दे में प्रॉब्लम बन गई। वो ज़्यादा तकलीफ़ दे बात हुई। तो इलेक्शन होता था जनवरी में, तो सितंबर अक्टूबर में ये बीमारी जो गुर्दे वाली थी ये आ गई सामने। तो फिर वो इलेक्शन मुझे मनसूख करना पड़ा अपना, वो मैंने छोड़ दिया। 94 में फिर पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन था, वो कंटेस्ट किया, वो भी अल्लाह ताला ने कामयाबी दे दी। ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स मेरी पंजाब बार काउंसिल में गुजरी। जब पंजाब बार काउंसिल में अब मैं चूँकि तीसरी दफ़ा इलेक्ट होके गया था, तो वहाँ पे जो हमारा ग्रुप था फेवरेबल, उन्होंने मुझे कहा कि चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब का इलेक्शन कंटेस्ट करना है। तो वो फिर 98 में इलेक्शन कंटेस्ट किया। वो पूरे पंजाब से वोट लेने होते थे, तो वो फिर अल्लाह ताला ने अगेन मुझे कामयाबी दी। वो 98-99 में पंजाब बार काउंसिल का चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी भी इलेक्ट हो गया। ये तो बार काउंसिल और वकला के फील्ड में जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं वो है। अब जहाँ तक तल्लक है वकालत का, इस पेशे को मैं तो बहुत अच्छा समझता हूँ। एक तो इंडिपेंडेंट है, आप किसी के मतहती में नहीं है, लेकिन अगर आप एहसास ज़िम्मेदारी महसूस करें तो फिर आप बहुत सारों के मतहत हैं। आपका क्लाइंट जो आता है उसको आप पे एतमाद होना चाहिए। वो कब हो सकता है? जब आप उसके लिए काम नेकनिष्ठी से करेंगे। इसी तरह अदालत को आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप गलत बयानी से काम नहीं लेंगे। तो अदालत के जज को भी अगर ये कॉन्फिडेंस हो कि ये वकील जो मेरे पास आता है तैयार होके आता है और गलत बयानी नहीं करता, वो भी रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये सारा सिलसिला हर वकील के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं गलत काम करूंगा तो वो नोटिस में आ जाता है। ये नहीं होता कि गलत काम करता रहूँ और वो किसी के नोटिस में ना आए। इस वकालत के पेशे में मैंने तो जब मैं आया था इस पेशे में, तो मेरे पास जो मकान था ना ओरिजिनली, वो तो 2-2.5 मरले का था जिसमें रिहाइश थी, बिल्कुल छोटा मकान। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर इसी में इतनी बरकत डाली, मेहनत भी की, और वो राइज़ करते करते अब बड़ा मकान भी है, गाड़ी भी है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहला 83 वाला इलेक्शन में मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी।
वो मैं पूरे डिवीज़न में बज़रिया बस सफ़र करता रहा हूँ और जाता रहा हूँ और अल्लाह के फजल से इलेक्ट भी होता रहा। आज ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि कोई बंदा बस के ऊपर जाके ये इलेक्शन पंजाब बार काउंसिल का कंटेस्ट करे। अब तो काफिलों की सूरत में निकलते हैं और बेहंगम खर्चा कर रहे हैं। वकीलों की आदत भी बदल गई हैं, ट्रेंड भी चेंज हो गया है। वो जो शुरू में बातें थी ना, बार के अंदर मुझे याद है सेक्रेटरी का इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया, कोई कार्ड वार्ड नहीं छपवाया, सिर्फ राउंड लगाया, दोस्तों के वकला के पास, सीनियर वकला के पास भी गया, जूनियर वकला जिसके पास गया, कुछ ने हाँ कर दी, कुछ ने ना कर दी। जिसने ना की उस पर मैंने प्रेशर नहीं डाला कि ठीक है जी उसकी किसी दूसरे के साथ कमिटमेंट है, ये रिवाज ही नहीं था। लोग जो वादा करते थे वो निभाते थे। लेकिन आहिस्ता 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 ये डिटीरिएशन ऐसी हो गई है और अब ख़ासकर बहुत ज़्यादा हो गई है। जितने कैंडिडेट हैं हर जगह से बेतहाशा कैंडिडेट बन, और कोई किसी को इनकार नहीं करता, मास वाइज चंद दोस्तों के उनके, बाकी ऐसे ही चला रहे हैं और बेतहाशा खर्च कर रहे हैं इलेक्शन पे, दावतें करते हैं। उनके माली मामलात में भी एक दूसरे के वो सहूलतकार बनते हैं। कई किस्म की यानी कि बुराइयाँ अब आ गई हैं। ये जो अब रूटीन बनी है ना इलेक्शंस की, ये मैं तो इसको नापसंद करता हूँ, इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा अलूफ रखा हुआ है। प्रोफेशन ये बेस्ट है, इससे बेहतर कोई नहीं है। मेरे 84-85 में मुझे याद है मेरा पहला जूनियर था, वो जब मेरे पास आया, क्योंकि मैं तो 79 में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू की थी, 81-82 में सेक्रेटरी हो गया। उस दौरान एक लड़का मेरे पास आ गया जूनियर रहने के लिए। उसको मैंने कहा कि यार या तो प्रोफेशन को अडॉप्ट करो, इसमें मेहनत करो, अगर जॉब करना चाहते हो तो सिविल जजी का एग्ज़ाम की तैयारी। उसने सिविल जजी का एग्ज़ाम की तैयारी की, वो सिविल जज सिलेक्ट हो गया, वो एडिशनल सेशन जज तक पहुंचा। ऑल ऑफ ए सडन उसकी वो चकवाल में उसकी उस वक्त पोस्टिंग थी, तो वो बीमार हो गया बेचारा, अल्लाह को प्यारा हो गया। लेकिन जो मेरे लिए काबिल फ़ख्र बात है कि जितना अरसा उसने नौकरी की, बड़ी तनख्वाह थोड़ी हुआ करती थी जजेस की उस वक्त, वो ऑनेस्ट अपराइट था, कभी गलत, यानी कि उसने मुझे पहले दिन ही कह दिया कि सर ये ना हो कि आप मुझे कोई किसी गलत काम में सिफारिश कर दें। मैंने उसे चूँकि पहले कह दिया था कि भाई मैं अगर गलत बात करूँगा तो आपने मेरी गलत बात नहीं माननी, क्योंकि इंसाफ का मनसब जो है उसका तकाजा यह है कि आप इंसाफ ही करें। अगर आपने गलत काम किया मेरे कहने पे या किसी के कहने, उसकी देनदार आप खुद होंगे। अल्लाह ताला के हाथों अल्टीमेटली वो फैसला हो जाना है कि आपने गलत काम किया या सही किया। तो उसके ऊपर मुझे इसलिए फ़ख्र है कि उसने बिल्कुल ईमानदारी से 100% काम किया। अल्लाह ताला उसको उसका अवार्ड देगा। तो एक वो पहला जूनियर था, उसके बाद कई जूनियर आए। ख़वातीन में से 2-3 लड़कियां जो हैं वो जज बन गई, आजकल हैं, सर्विंग है इस वक्त मुख्तलिफ़ जगहों पे। कोई लाहौर में है, कोई रावलपिंडी में है, कोई इधर गुजर खां में भी एक है, एक सियालकोट में भी है। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे 3-4 लड़कियां जो हैं वो जूनियर वो जज बन गई हुई हैं। उसके बाद जो मेरे पास है सबसे ज़्यादा अरसा जूनियरशिप में काटा है वो शहीद असलम जौड़ा है। वो बिल्कुल इलेक्शन उसके ज़हन में भी नहीं थे। तो उसको मैंने कहा यार मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम इलेक्शन कंटेस्ट करो सेक्रेटरी का। मैं चूँकि पहले सिविल साइड पे काम करता था, बाद में बैंकिंग साइड पे आ गया, तो बैंकिंग साइड पे वो मेरे साथ था। तो बैंकिंग साइड पे वकील बड़े थोड़े से होते हैं, बार बहुत बड़ी है, 25-30 वकील बैंकिंग साइड पे इंटरेस्टेड होते हैं, काम करते हैं। तो उसको ये महसूस हुआ कि शायद ये मुश्किल पड़ जाएगी, 25-30 से ज़्यादा वकील तल्लक वाले नहीं हैं। लेकिन उसने कंटेस्ट किया, अल्लाह ने उसको कामयाबी दे दी। बाद में फिर वो बार के सदर के लिए उसने इलेक्शन कंटेस्ट किया, वो भी मेरी रिक्वेस्ट पे, तो वो उसमें भी उसको कामयाबी होगी। आजकल एक जूनियर लड़की है खातून, उसका बड़ा दिल करता है इलेक्शन, वो मेरा अपना भी दिल करता है लेकिन उसका भी ज़्यादा करता है। वो भी अब इंटरएक्शन जो है ना उसका भी वकीलों के साथ वो कर रही है। होपफुली जब वक्त आएगा ना तो वो कंटेस्ट करेगी, वो भी कामयाब होगी और वकील के तौर पे भी कामयाब होगी। उसके अंदर भी बड़ा कॉन्फिडेंस है। मैं अब मेरा ज़्यादा काम जो है वो अस्का नौरीन है उसका नाम, वही कर रही है और वो बेहतर तरीके से कर रही है। ठीक है, यानी जो आप ये जितने जूनियर्स आते हैं उनको 2 ही बातें कहता हूँ, इसमें मेहनत करोगे तो राइज कर जाओगे, ये पक्की बात है। इस प्रोफेशन की डिमांड ही है रेगुलरिटी,
कि सुबह जल्दी आओ, अपना काम निपटाओ, मेहनत से काम करो, क्लाइंट के साथ बददियानती नहीं करनी, अदालत के साथ झूठ नहीं बोलना। बिल्कुल। तो आप कामयाबी फिर आपकी है। टाइम लगता है, बिल्कुल डेफिनेटली टाइम लगता है, तो नीयत साफ होनी चाहिए। हर चीज़ बस। है, और सोशल नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा है। सोशल अगर नेटवर्क खासकर लाइफ्स में अगर लाइफ में है ना। तो करेंगे तो फिर जाके उनको अब सक्सेस मिलती है। एक मूवमेंट यहाँ पे गुजरांवाला बार में चली थी कि यहाँ पे गुजरांवाला में हाई कोर्ट का बेंच होना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे इसके हक में नहीं था, तो इस वजह से कई दोस्त नाराज भी होते थे। लेकिन हकीकत ये है कि ये मैं कहता था कि हाई कोर्ट का अपना एक स्टेटस है, स्ट्रक्चर है, वो इस लेवल पे आप उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना लाए या डिवीजनल लेवल पे भी ना लाए। वो हाई कोर्ट को हाई कोर्ट रहने दें, वो यहाँ आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे वकालत करते हैं, बेहतर करते हैं, तो लाहौर तो कोई फासला ही नहीं है हमारे लिए, वहाँ पे भी जा सकते हैं। एक हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे जस्टिस अमजद खां फ्रॉम नारोवाल। अमजद खां साहब नारोवाल में वकालत करते थे और हाई कोर्ट में पेश होते थे। वो वहीं से सिलेक्ट हो गए, एलिवेट हो गए लाहौर हाई कोर्ट के लिए जज के। इसी तरह मुश्ताक अहमद खां थे, सियालकोट में थे, वो फिर आखिरी दिनों में तो वैसे लाहौर चले गए, वो भी हाई कोर्ट के जज बन गए। तो ये जो बंदा मेहनत करता है ना, उसका मुकाम फिर स्टेप बाय स्टेप बन जाता है। यहाँ से वकील अब जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट में, अक्सर पेश होते रहते हैं, उनका इंटरेक्शन बेहतर है। अगर वो मेहनत करते रहे और सिंसियरली काम करें तो कोई वजह नहीं कि वो तरक्की ना करें। टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें आप शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट में आप हेरा फेरी करके पैसा तो कमा सकते हैं, आपकी फिर नाम नहीं बनेगा, रेपुटेशन ठीक नहीं रहेगी, तो वो कोई फ़ायदेमंद नहीं है। ये स्लो प्रोसेस है लेकिन कामयाबी का रास्ता है। बिल्कुल ऐसा ही है, स्लो स्टडी विंस द रेस वाली बात है। लेकिन इत्ज़ाज़ असद साहब मेरे उस्ताद रहे हैं, जो ही वो 68 में बैरिस्ट्री करके आए थे, तो लॉ कॉलेज में हमें पढ़ाते रहे कुछ अर्सा के लिए। जब उन्होंने वकालत शुरू की ना 68-69 में, हम 70 में इधर आ गए, 71 में गुजरांवाला में, तो वो गुजरांवाला में आके सिविल कोर्ट्स में भी पेश हुआ करते थे। यानी कि उस वक़्त कोई नाम नहीं था। उससे पहले वो CSS में पंजाब पाकिस्तान में उनकी पोजीशन आई थी, CSS वो सिलेक्शन उनकी हो गई, लेकिन उन्होंने प्रेफरेंस दी किसको? वकालत को। वो CSS में वो डायरेक्ट AC लग सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने छोड़ा, प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस लोअर रैंक पे की, लोअर कोर्ट्स में। यहाँ से वो राइज करते करते फिर वो सिर्फ हाई कोर्ट में रह गए। अब तो वो मेरा ख्याल हाई कोर्ट में भी काम पेश होती है, सुप्रीम कोर्ट में पेश होती है, नाम उनका इंटरनेशनल लेवल पे चला गया है, सिर्फ मेहनत की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है, टाइम टेकिंग जो भी मेहनत करता है इसमें राइज कर जाता है, ऐसा ही है। नेक नीति के साथ। कंडीशन वही है कि मेहनत नेक नीति के साथ। बस। अच्छा, आपने लॉ का प्रोफेशन जब एडमिशन लिया, जब आपने ग्रेजुएशन की, तो ये आपकी फर्स्ट चॉइस थी लॉ, या इसके अलावा और भी कोई चॉइस? तो मैं तो बेसिकली एजुकेशन ले रहा था टेक्निकल साइड पे, इंजीनियरिंग साइड पे। FSc की थी, फिर BSc की थी। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तो दाखिला ना मिल सका, तो फिर जब सोचा तो कुछ अहबाब ने कहा कि MA कर लें, MSc जो MA कर लें, वो फील्ड अच्छा है, ये वो। लेकिन फिर मेरा कज़न जो था वकील, उनकी जो बातें थी वो मुझ पे ज़्यादा असरअंदाज हुई। उसमें मुझे कुछ थोड़ा सा फ्यूचर ये दिखा कि इसमें जितनी आप मेहनत करेंगे आप राइज कर सकते हैं। आप अगर सर्विस ज्वाइन कर लेंगे ना, तो सर्विस में क्या होगा, आप एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में आ जाएंगे, तीसरे ग्रेड में आ जाएंगे। यही है ना, 17 ग्रेड में ज्वाइन करेंगे, 19-20 ग्रेड में जाकर रिटायर हो जाएंगे, कोई होगा 21 ग्रेड में भी चले जाएगा, लेकिन वो स्कोप लिमिटेड है, यहाँ पे लिमिटेड। अब मैं अगर जॉब करता, टीचर बन जाता या लेक्चरर हो जाता MSc करने के बाद, तो मैं 19 या 20 ग्रेड में रिटायर हो जाता एट द मोस्ट, प्रोफेसर बन के। वो भी फील्ड कमज़ोर नहीं है, बहुत अच्छा नोबल फील्ड है, उसमें ज़्यादा जिम्मेदारी है। वैसे जो टीचर है उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। मैं पार्ट टाइम पढ़ाता हूँ इधर पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे भी किसी स्टूडेंट ने मुझे सवाल किया कि आपको ये पढ़ाने वाली बातें जो हैं, ये टीचिंग वाली, ये अच्छी लगती हैं? मैंने कहा इस दो बातें हैं इसमें, ये सबसे अच्छा है और सबसे आसान है और सबसे मुश्किल है। आसान इसलिए है कि मैं आया, 4 बातें इधर उधर की क्लास में, लड़के खुद अब इंटरेस्ट नहीं लेते क्लास में बैठ के, कि 4 बातें की, फारग हो गया, वापस चले गया। साल के एंड पे जितनी वो मंथली मेरे मैंने पीरियड लिए हुए हैं उनकी मुझे मुआवजा मिल जाता है।
लेकिन अगर मैं एहसास ज़िम्मेदारी से करूं तो जो मेरा सब्जेक्ट है उस पर पहले मैं खुद पढ़ाई करूंगा, उस पर। अगला सवाल साहब मेरा आपसे ये है कि लॉ एज अ प्रोफेशन आप कैसे देखते हैं? इट इज़ द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। इस मुल्क को बनाने वाले भी वकील, चलाने वाले भी वकील, मेजॉरिटी। इवन इन अमेरिका लॉ ग्रेजुएट्स जो हैं वो वहाँ पे रूल कर रहे हैं। कायदे आज़म लॉ ग्रेजुएट, लियाकत अली खान लॉ ग्रेजुएट, सोहरवर्दी लॉ ग्रेजुएट। यहाँ पे जितने आएंगे आपको बड़े नाम वो लॉ ग्रेजुएट्स हैं। ये ऐसा प्रोफेशन है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप एक लॉ ग्रेजुएट हो ना अगर, तो आप प्रोफेशन में आप कारोबार शुरू कर लें तो कारोबार में भी आपको ये प्रोफेशन जो है ना लॉ की डिग्री ये मदद देगी। ये किसी फील्ड में मास वाइज टेक्निकल के, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के, वो तो टेक्निकल बंदे हो गए ना बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल, इसको भी हम प्रोफेशनल कहते हैं क्योंकि लीगल है। लेकिन ये इन दो के अलावा जितने फील्ड हैं उनमें ये कारआमद है। इसका नुकसान नहीं हो सकता, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इससे बेस्ट प्रोफेशन कोई नहीं। टेक्निकल एजुकेशन में भी लॉ की जरूरत पड़ती है, हर जगह पड़ती है लॉ। आप जिस मुआशरे में रहते हैं वो किसी कानून के दायरे से बाहर तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप हर मामले में कानून है और उस कानून की अमलदारी के लिए अगर आप वकील हैं तो उस पर अमलदारी भी करेंगे तो आप भी कामयाब हो जाएंगे, मुआशरा भी कामयाब हो बिल्कुल। मैंने फार्मेसी की तो उसमें भी एक हमारा एक सब्जेक्ट था लॉ मैं का। कहता हूँ फार्मेसी के अंदर जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं आपकी बनी हुई वो सारे प्रोसेस हैं। उसमें भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है, दवाइयाँ बनती हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें भी लेबर होती है। हर जगह पे लॉ के बगैर तो मुल्क चल ही नहीं सकता ना। आइन क्या है? लॉ ही है ना। लॉ ही है। आइन के बगैर कहते हैं मुल्क ही नहीं चलता। तो ये कानून ही है। इस्लाम का मजहब जो है मैं तो ये कहता हूँ वो भी एक कानून के तहत है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कुरान पाक। कुरान पाक में सारे कानून दिए गए हैं कि आपने इस तरह बिहेव करना है, इस तरह रहना है। खाना खाने के यानी कि कवानीन है उसमें कि आपने इतना खाना है, इस तरह खाना है, दूसरे के साथ बिहेव कैसे करना है, पड़ोसी के साथ कैसे रहना है। हर चीज़ पे वो जो बताया गया ना वो कानून है एक्चुअली। उन पे अमल किया जाए तो आपकी कामयाबी है। लॉ यानी कि दुनियावी कानून है, वो इखलाकी भी है, मजहबी भी है, हमारा अदरवाइज मुआशरती भी है। आप देखें ना, आपके ज़माने में सिर्फ पंजाबी यूनिवर्सिटी थी जो कि इधर वो लॉ की डिग्री ऑफर कर रही थी। सिर्फ आप देखें कि पूरे पाकिस्तान या पंजाब या शहर में चले जाए तो मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि लॉ की डिग्री ऑफर कर रहे हैं। नहीं, ये तो अब बन गया जी प्रोफेशन, बिजनेस, जरिया आमदन बन गया। यानी कि लोगों ने जरिया आमदन बना लिया है लॉ कॉलेजेस ज़्यादा। अब एक मेरा बड़े अरसे से एक मौक़िफ़ है कि हमारे जजेस भी भर्ती होते हैं, लॉ ग्रेजुएट्स में से आते हैं ना, किसी तरीके से वो उनको रिक्रूट कर लिया जाता है थ्रू कंपटीशन या डायरेक्टली, जो भी प्रोसीजर है। मेरी एक ख्वाहिश है, कई दफ़ा ये पॉइंट मैंने रेज़ भी किया कई जगहों पे, कि जितने वकील बनते हैं ना इनकी बाकायदा एक ट्रेनिंग होनी चाहिए लॉ ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएट हो जाने के बाद इनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में 1 साल 2 साल की, ताकि इनको पता चले कि एक वकील ने अपने क्लाइंट के साथ कैसे बिहेव करना है, अपने कुलीग एडवोकेट के साथ कैसे बिहेव करना है, अपने अपोजिट जो अपोनेंट काउंसिल है उसके साथ कैसे बिहेव करना है, जज के साथ कैसे बिहेव करना है। स्किल एथिक्स की बात कर लें आप। नहीं, ये मेरा मतलब ये होनी चाहिए। ये अनफॉर्चुनेटली है ही नहीं। स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं लॉ कॉलेजेस में, वो लॉ ग्रेजुएट जब बन जाते हैं फिर वो बार काउंसिल्स हैं वो प्रॉपरली अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रही, लाइसेंस जारी हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पे आके लोगों के राइट्स को कई दफ़ा तो इस वजह से नुकसान हो जाता है कि वकील प्रॉपरली ना तैयारी करता है ना उसकी पुरानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। ये एक इस प्रोफेशन में कमी है कि इसकी, यानी कि वो कहते हैं ना पंजाबी में, रोल खोल के इतने सीखता है। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आप आए और सीख जाए। मैं जब मुझे सीखने के लिए मैं किसी का नुकसान करके सीख रहा होता हूँ कई दफ़ा। बिल्कुल ऐसे ही। यानी कि हमारे ऐसा नहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोई बनाया हुआ जिसमें से, इसी तरह जजेस हैं, जजेस वकीलों में से डायरेक्टली जज रिक्रूट करके उनको कुर्सी में बैठा दिया जाता है, उनका कई दफ़ा तजर्बा नहीं होता। फिर आगे इस तरह की आती है कि कोई सीनियर वकील आता है, वो उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं या उनके साथ उनको चूँकि इल्म नहीं होता कई दफ़ा उनके पास। तो ये सारी चीज़ें फुकदान है ट्रेनिंग का।
ट्रेनिंग हो जाए जजेस की भी, वकीलों की, तो फिर काम ठीक हो जाए। ट्रेनिंग की आप बात कर रहे हैं तो सिर्फ लॉ में नहीं, जितनी भी टेक्निकल हर जगह है, हर जगह है। लीडरशिप क्वालिटीज के हैं, स्किल्स के हैं आपकी, हर जगह colleague के साथ कैसा रवैया होना चाहिए, क्लाइंट के साथ कैसा रवैया होना चाहिए, ये तो बुनियादी बातें हैं ना। इसका होना चाहिए। आप यंग ग्रेजुएट्स जो लॉयर्स आ रहे हैं इतने ज्यादा, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए जो मैसेज है वो बड़ा मुश्किल है, सब्र और मेहनत। ठीक है। सब्र करें और मेहनत करें। अब दोनों ये चीज़ें जो है ना, ये इसमें इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व हो जाती है ना। सब्र वो इसलिए नहीं करते कि ज़रूरियात हैं, पैसे की ज़रूरत होती है, वो फिर कई दफ़ा गलत बयानी से काम लेते हैं। अगर वो सब्र करें, अपने मेहनत करें, तो फिर वक्त के साथ वो राइज कर जाएंगे। बिल्कुल। इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं है। अगर वो जल्दी शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाना चाहेंगे तो वो वक्त तो पूरा उनका होता जाएगा, लेकिन उनको वो जो मुकाम हासिल होना चाहिए वो नहीं होगा। कम्युनिटी को जो सर्विस देनी चाहिए वो तो आप दे लेंगे, लेकिन अपने आप को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। एक नाम कम्युनिटी को भी नहीं दे सकेंगे। कम्युनिटी में भी अगर मैं गलत काम करता हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों को पता चल जाएगा कि ये वकील जो है ये ठीक काम नहीं करता, ये इस तरह की शॉर्टकट मारता है, ये करता है, वो करता है। वो रेपुटेशन आपकी बन जाती है, डेवलप हो जाती है, और उसी रेपुटेशन की बुनियाद पे आगे आपका स्टेटस बढ़ना है, आपकी तरक्की होनी है। अगर रेपुटेशन मेरी ख़राब हो जाए कि ये मेहनत नहीं करता, ये बददियानती करता है, ये जालसाजी करता है, या ये प्रोफेशन में कोई ऐसे इक़दाम लेता है जो उसके मुनाफी हैं, तो फिर वो मेरी रेपुटेशन ही ख़राब होगी, मेरे पास कम लोग आएंगे। बिल्कुल ऐसा। लेकिन मुझे एक बात याद आ गई कि मैंने अपने सीनियर से एक दफ़ा कहा था कि इसके बावजूद कि ये वकीलों को ऐसे नहीं करना चाहिए, तो कुछ वकील हैं जो गलत काम करते हैं, तो उनकी वकालत कैसे चलती रहती है, ये भी तो है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। एक अच्छे वकील की भी वकालत चलती है, जो 2 नंबरी करता है उसकी भी वकालत उसका भी रोजगार बढ़ चल रहा है। तो वो मुझे मेरे सीनियर ने जो बात बताई ना, उन्होंने कहा हमारा मुआशरा जो है ना, ये एक किस्म के लोगों का नहीं है, इसमें फ्रडिये भी हैं, इसमें चोर भी हैं, इसमें चक्करबाज भी हैं, शरीफ आदमी भी हैं, वो भी हैं जो लॉ अबाइडिंग हैं, वो भी हैं जो हर वक्त कोई ना कोई नेगेटिव थिंकिंग रखती हैं। तो जो मुआशरे में नेगेटिव थिंकिंग वाले बंदे हैं ना, वो नेगेटिव थिंकिंग वाले वकील के पास चले जाते हैं। जो सही काम करने वाले हैं वो सही वकीलों के पास चले जाते हैं, या पहले वो गलत जगह भी अगर चले जाते हैं तो विद पैसेज ऑफ टाइम उनको पता चलता है कि ये वकील का रवैया ठीक नहीं है, इसका किरदार ठीक नहीं, तो वो फिर सही। यानी कि अच्छे वकील के पास अच्छी क्लाइंटें जाती रहती है, जो 2 नंबरी करने वाले लोग हैं वो 2 नंबरी करने वाले वकीलों के पास चले जाते हैं। ये मुआशरे में चूंकि इस तरह की तकसीम है, लोग ऐसे हैं, इसलिए उनके पास भी लोग आते जाते रहते हैं अच्छों के पास। लेकिन अल्टीमेट जो कामयाबी है वो अच्छे वकील की अच्छे काम की वजह से, बिल्कुल ऐसे। बुरे काम की वजह से उसको कामयाबी नहीं मिलती, वो बदनामी रहती है, काम उसका चलता रहता है। चूंकि माशरे में बुरे लोग भी हैं, वो भी उनके पास आते जाते रहते हैं। ऐसे तो ये इस तरह का मामला है। आखिरी सवाल मेरा आपसे यह कि फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं, लॉ से रिलेटेड या सोशल वर्क से रिलेटेड अब बात करें? सोशल वर्क में मैं तो, एक बेटा था मेरा, वो वकील बना, अल्लाह को प्यारा हो गया, उसकी जितनी ज़िंदगी थी मेरे पास, उसको चूँकि मैं वकालत का फील्ड उसके लिए चुना हुआ था, तो उसके लिए मैंने जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना वकील की बुनियादी, कि उसके पास मकान का उसको फिक्र नहीं होना चाहिए, रिहाइश की, सवारी की या लाइब्रेरी की, ये चीज़ें अगर उसके पास हों तो वो काम आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं पैसे जमा करता रहा कि इसको बिठाना है लाहौर में, इसका दफ्तर होना चाहिए, इसके पास लाइब्रेरी होनी चाहिए, इसके पास अपनी सवारी होनी चाहिए। ये चीज़ें ज़हन में थी कि इन चीज़ों का फुकदान होता है, नहीं होती आदमी के पास, वसाइल नहीं इतने होते कई दफ़ा। चूँकि बेटे को इसमें लाना था तो वो रास्ते में ही अल्लाह को नहीं मंजूर था, तो वो अल्लाह को प्यारा हो गया। उस सिलसिले में मैंने जितने पैसे उसके लिए जमा किए हुए थे, उनसे गुजरावाला बार के अंदर ही एक लाइब्रेरी तमीर करवा दी उसी के नाम पे। क्यों? अब यंग लायर्स उसमें आए, बैठे, लाइब्रेरी उनके डिस्पोजल पे होगी, वो इससे इस्तेफादा ले और लोगों के कानूनी जो मसाइल है उसके हल में यहाँ से मदद ले सके। एक बुनियादी काम तो ये किया है। उसके अलावा उसी लाइब्रेरी के एक पोर्शन में लेक्चर हॉल रखा हुआ है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के हाई कोर्ट के जजेस या सेशन जजेस या सीनियर वकला से लेक्चर्स यंग लायर्स को, ताकि उनके अंदर एक तो उनको झिझक ना रह जाए,
हाई कोर्ट का जज जब यहाँ पे आके लेक्चर देता है ना, तो लेक्चर के बाद कुछ चाय का कप पीते वक्त वो सारे आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इंटरेक्शन होता है, उनकी झिझक कुछ कम हो जाती है, उनको कॉन्फिडेंस उनका बढ़ जाता है। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ मैं करता रहता हूँ, और वो लाइब्रेरी के अंदर जो लेक्चर हॉल है वहाँ पे ये हम सिलसिला चलाते हैं। उसके अलावा जो मेडिसिन वाले हैं उनके साथ रब्ता करके, वकीलों के अंदर भी बीमारियां, उसी तरह ब्लड प्रेशर की है, शुगर की और दूसरी चीज़ें होती रहती है, वो उनके लिए मुख्तलिफ डॉक्टर साहबान को तकलीफ़ देता हूँ, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, वो आके लेक्चर दे के जाते हैं, कोई प्रैक्टिकल भी करते हैं। सिविल डिफेंस वालों के साथ रब्ता रखा हुआ है, लोगों की सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग कराई है, जजेस की भी, वकला की भी, ताकि उनको प्रैक्टिकली पता हो। इस तरह के सिलसिले हैं जो चल रहे हैं। आपने मेडिकल की बात की तो एक दो दफ़ा मैंने भी आपके जरिए भी 2 दफ़ा यहाँ पे करवाई है। आपने जजेस का भी वो यानी कि सेटअप 2-3 दिन वर्कशॉप की पूरी, उनके डाटा कलेक्ट किया और उनको फिर एडवाइस किया कि आपको ये प्रॉब्लम है, इसके लिए आपने ये खुराक इस्तेमाल करनी है, चार्ट बना के आपने दिए थे। ये बड़ी अच्छी तरह 2-3 साल पहले की बात है। बिल्कुल ऐसे अब तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तो इलेक्शन का माहौल आजकल चल रहा है, तो दिसंबर के बाद, जनवरी के बाद आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर एक दफ़ा हमारे यंग लाइनर्स को भी ये चेक करें और टीम लेके आए, अपनी टीम लेके आए और ये सहूलत हमें दोबारा। जी जरूर, इंशाल्लाह इलेक्शंस के बाद दोबारा मेरी जो, क्योंकि मेरा जो काम है सोशल प्रोफेशनल लाइफ तो हर कोई असर करता है, अपनी कम्युनिटी की, अपनी जात की कम्युनिटी को भी इससे फ़ायदा होना चाहिए वही ऐसे। तो बड़ा शुक्रिया, मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक दफ़ा पहले मौका दिया, दोबारा मौका देंगे ना तो वो यंग लाइनर्स के लिए और फायदा। बिल्कुल ऐसे, बड़ा शुक्रिया सर, आपने वो टाइम दिया और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ थी और सोशल लाइफ थी, क्या क्या आप लाइफ कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं और सोशल कौन कौन से काम कर रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो एंड पे एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के तौर पर एक छोटी सी शील्ड या सर्टिफिकेट कह लें मेरी तरफ से आपके लिए है, तो ये आपको याद करवाएगा कि आपने मेरे साथ कभी सेशन किया था रिगार्डिंग लॉ के प्रोफेशन से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।